हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बोर्ड हैकर क्लास के अंदर। मैं आपका अपना आदिल भाई और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त टॉपिक, खतरनाक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक पे अगर आप बहुत ही अच्छे से तैयारी करते हैं तो इसके बाद 5 से 7 नंबर के क्वेश्चंस आप बोर्ड फाइनल एग्जाम में बनाने जा रहे हैं, क्योंकि 2 से 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछ दिए जाएंगे यहाँ से और लगभग 2 से 3 नंबर के सब्जेक्टिव्स आपसे यहाँ से पूछ दिए जाएंगे। सो बहुत ज़बरदस्त तैयारी करना इस टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक का नाम है अंतःस्रवी ग्रंथियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले बहुत अच्छी से समझ लेना, उसके बाद लास्ट में बोर्ड पर नोट्स आ जाएगा, नोट्स लिख लेना, फिर उसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर लेना और एग्जाम में 5 से 7 नंबर क्वेश्चंस एकदम डन कर लेना। तो चलो सबसे पहले पहले टॉपिक के लिए शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर ना कुछ चीजें बेसिक है, जैसे ग्रंथि को हम लोग समझेंगे तो ये एक बेसिक चीज है, इसको पहले समझेंगे। उसके बाद बारहश्रवी ग्रंथि, अंतःस्रवी ग्रंथि और उसके बाद ये कुछ अंतःस्रवी ग्रंथियां हैं, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन चीजों को, बेसिक्स को समझ लेते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं कि ये ग्रंथि क्या होती है। तो ग्रंथि क्या है? ये हमारे शरीर के कुछ खास ऊतक होती हैं या अंग होते हैं जो कुछ रसायन को क्या करते हैं, बनाते हैं, जमा रखते हैं और फिर उसे स्रवित करते हैं। फिर वो रसायन अपने कार्यस्थल पे पहुंचेगा जहां पे उसकी जरूरत है और वहां पे पहुंच के वो उस काम को अंजाम देगा। अब ग्रंथियां दो टाइप की हो जाती है। ग्रंथियां दो टाइप की हो जाती है, एक अंतःस्रवी ग्रंथि होती है, एक अंतःस्रवी ग्रंथि होती है और एक बारहश्रवी ग्रंथि होती है। अब ये अंतःस्रवी और बारहश्रवी ग्रंथि में क्या डिफरेंस है, सही तरीके से देखना। बारहश्रवी ग्रंथि वो होती है जिसमें नली मौजूद होती है। जैसे ये एक नली है और इस नली के सॉरी ये ग्रंथि है और इस ग्रंथि के अंदर नली मौजूद है, तो इस ग्रंथि को हम क्या नाम देंगे? बारहश्रवी ग्रंथि, यानी जिस ग्रंथि में नली होती है। अब इसके अंदर जो रसायन होंगे, केमिकल्स होंगे, वो नली के जरिए से उस जगह पे पहुंचेंगे जहां पे उस रसायन, उस केमिकल की जरूरत पड़ेगी। नाउ अब बात करते हैं अंतःस्रवी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये अंतःस्रवी ग्रंथि क्या होती है? ये वो ग्रंथि होती है जिसमें कोई नली नहीं होती है, बेसिकली नलिका विहीन ग्रंथि, यानी नली नहीं होती है तो इसको बोलते हैं नलिका विहीन ग्रंथि। अब इसके अंदर भी कुछ मुख्य रसायन बनती है और जमा रहती है, अब फिर वो श्रवित होती है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर इसमें नली नहीं है तो इसके अंदर जो रसायन वो श्रवित कहाँ होगी और अपने कार्यस्थल पे कैसे जाएगी? तो इसके अंदर जो केमिकल होती है वो जो स्रवित होती है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में होती है, यानी रक्त वाहिनियों के अंदर ये स्रवित होती है, रक्त में स्रवित होती है, ब्लड में स्रवित होती है और फिर रक्त संचार के जरिए से, यानी ब्लड सर्कुलेशन के जरिए से ये केमिकल्स अपने कार्यस्थल पे पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर शरीर के अंदर उस काम को अंजाम देती है। अब ये जो केमिकल है जो इस अंतःस्रवी ग्रंथि से निकल रही है, इस केमिकल को हम लोग हार्मोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमसे पूछा जा सकता है कि हार्मोन क्या होता है, तो हम कैसे बताएंगे कि वैसे रसायन यानी केमिकल्स जो अंतःस्रवी ग्रंथि से क्या होती है, स्रवित होती है, निकलती है। और कहाँ स्रवित होती है? रक्त वाहिनियों में स्रवित होती है और रक्त संचार के जरिए से, ब्लड सर्कुलेशन के जरिए से ये उस जगह पे जाती है जहां पर इसकी जरूरत होती है शरीर के अंदर, और फिर वो वहां पहुंचकर अपने काम को अंजाम देती है। तो ऐसे रसायन को हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर ये जो रक्त में स्रवित होते हैं, ये हार्मोन्स बहुत ही कम मात्रा में स्रवित होते हैं और इसकी बहुत कम मात्रा ही किसी खास काम को अंजाम देने के लिए बहुत होती है। अगर इस हार्मोन की मात्रा थोड़ी सी अगर शरीर में बढ़ जाएगी आवश्यकता से तो भी बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। अगर शरीर के अंदर इसकी हार्मोन की मात्रा थोड़ी कम भी हो जाएगी तो भी बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। तो ये चीज हो गया। अब चलते हैं मुख्य टॉपिक के ऊपर, लेकिन इसका आप नोट्स लिख लीजिए। अब देखते हैं एक जबरदस्त अंतःस्रवी ग्रंथि जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। ये ग्रंथि एक अंतःस्रवी ग्रंथि है जो होती कहां पर है? तो ये ट्रैकिया के ऊपर और लैरिंग्स के नीचे दोनों तरफ मौजूद होती है, तितली नुमा होती है, तितली के आकार जैसी होती है। जैसे ये जो हमारा गले का हिस्सा है इसमें सांस नली के दोनों तरफ ये मौजूद होती है और लैरिंग्स यानी ध्वनि बॉक्स के नीचे होती है। अब इसे जो हार्मोन निकलता है वो कौन सी हार्मोन आती है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलती है। और ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसका काम क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ये फैट यानी वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इसके उपापचय को नियंत्रित करता है, यानी इसके टूट फूट को ये नियंत्रित करता है। अब क्या होता है, एक और फंक्शन है, ये शरीर का तापमान यानी टेम्परेचर और साथ साथ ऊर्जा भी बनाए रखता है हमारे शरीर के अंदर, और साथ साथ ये हमारे शरीर का सामान्य विकास करता है बॉडी का, और हमारे ब्रेन का भी विकास करता है, मानसिक विकास भी करता है। अब अगर ये हार्मोन
कम स्रावित होने लगे तो भी बीमारी हो जाएगी, ज्यादा स्रावित होने लगे तो भी बीमारी हो जाएगी। अब इसके कम स्रवण से यानी इसके कम स्रावित होने से कौन सी बीमारी होती है, चलो देखते हैं। तो अगर ये हार्मोन कम स्रावित होती है या फिर ये हार्मोन स्रावित होती ही नहीं है तो एक बीमारी हो जाती है जिसको गलगंड यानी घेगा रोग कहते हैं, जब ये थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित नहीं होगी। आखिर क्या होता है, देखो ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसको बनाने का काम होता है आयोडीन का, यानी आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने में मदद करता है। लेकिन जब आयोडीन की कमी हो जाएगी हमारे को शरीर के अंदर तो क्या होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन इस ग्रंथि में नहीं बनेगा। जब इसके अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बन रहा होगा तो ये थायराइड ग्रंथि खुद से मेहनत करती है थायरॉक्सिन बनाने के लिए। तब क्या होता है कि ये जब खुद से मेहनत करती है थायरॉक्सिन बनाने के लिए तो थायरॉक्सिन तो नहीं बना पाती है, लेकिन ये खुद फूलकर बड़ी हो जाती है यहाँ पर इस हिस्सा में, और जो कि घेगा रोग या फिर उसको ग्वाइटर डिजीज के नाम से हम जानते हैं, खुद बड़ी हो जाती है। ये खासकर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों में होती है, क्योंकि उधर की मिट्टी में आयोडीन की कमी होती है, और जिस एरिया की मिट्टी में आयोडीन की कमी हो उस एरिया के लोगों में ये वाली जो गलगंड बीमारी है, घेगा रोग बीमारी पाए जाने की संभावना होती है। हाँ, इसको दूर करने के लिए आयोडीन नमक का सेवन करना चाहिए। नाउ इसके बाद एक और बीमारी जिसको क्रेटिनिज्म कहते हैं, ये बच्चों में होने वाली बीमारी है। ये कब होती है, जब थायरॉक्सिन हार्मोन आवश्यकता से कम स्रावित हो रहा है तब क्रेटिनिज्म हो जाएगा। एक खतरनाक बीमारी है क्योंकि इसमें शरीर का विकास भी रुकेगा और साथ साथ मानसिक विकास भी रुकेगा, यानी बच्चा बढ़ेगा भी ना और बच्चा जो कि होगा वो मंद बुद्धि रह जाएगा, उसके दिमाग का विकास नहीं होगा। तो एक खतरनाक बीमारी है। उसके बाद अगर ये कम स्रावित होता है तो ये भी वयस्कों में, चूंकि ये बीमारी होती है मिक्सिडीमिया भी कहते हैं, तो ये जो बीमारी वयस्कों में होती है इसमें क्या होता है कि इंसान सुस्त हो जाता है, बॉडी में अंगों में सूजन आ जाती है इस बीमारी के अंदर। अब अगर ये बीमारी ज्यादा स्रावित होती है यानी इसकी हाइपर सिक्रेशन हो जाती है तो भी एक बीमारी होनी है। और एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर कहते हैं, ये भी एक खतरनाक बीमारी, इसमें भी शरीर में अंगों में सूजन आ जाता है, गले के हिस्सा में सूजन आ जाता है और आंख बाहर निकल के लटकने जैसी होने लगती है। तो ये भी एक खतरनाक बीमारी है एक्सोथैल्मिक। उम्मीद करता हूं कि ये थायराइड ग्रंथि समझ में आया होगा और इसका कौन से हार्मोन निकलती है, क्या उसका काम है, और फिर उसके कम श्रवण से कौन सी बीमारी होती है, ज्यादा श्रवण से कौन सी बीमारी होती है, इसे भी क्वेश्चन बनेंगे। चलो तो अगला अंतःश्रवी ग्रंथि समझते हैं। अब देखते हैं अगली अंतःश्रवी ग्रंथि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है लैंगरहैंस की दीपिकाएं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतःश्रवी ग्रंथि है। अब इसका लोकेशन देखते हैं कि ये होती कहाँ पर है। तो हमारे आमाशय और ड्यूडेनम के बीच में एक अंग होता है जिसको हम लोग अग्नाशय यानी पैनक्रियास कहते हैं। अब इस अंग यानी अग्नाशय के अंदर कुछ कोशिकाएं होती है, सेल्स होते हैं, अब उन्हीं कोशिकाओं को हम कहते हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं, और ये अंतःश्रवी ग्रंथि है। अब ये सेल है, कोशिका है, लेकिन ये अंतःश्रवी ग्रंथि इसलिए है क्योंकि ये हार्मोन स्रावित करती है, हार्मोन निकालती है। ठीक है। अब इसमें भी 3 तरह की कोशिकाएं होती है। जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं कोशिकाएं हैं ये 3 तरह की होती है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका। अभी जो अल्फा कोशिका है इससे ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, और बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, और डेल्टा कोशिका से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन स्रावित होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इंसुलिन हार्मोन का काम। तो जब हमारे रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर शुगर या फिर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन हार्मोन उसे क्या करता है, कम करके नॉर्मल लेवल तक लेकर आता है। अब मान लेते हैं, कंडीशन यहाँ पे बनाते हैं कि अगर इंसुलिन हार्मोन कम स्रावित हो रही है, नहीं स्रावित हो रही है, तो क्या होगा, ग्लूकोज या शुगर का लेवल अगर बढ़ रहा है तो बढ़ते ही चला जाएगा, क्योंकि जो उस बढ़े हुए ग्लूकोज शुगर को नीचे लाने वाला फैक्टर था इंसुलिन हार्मोन, वो क्या है, साइड हो गया, अब वो नहीं स्रावित हो रहा है, तो ग्लूकोज बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है तो बढ़ ही रहा है। अब यही अवस्था हो जाती है डायबिटीज मेलिटस या फिर हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है भाई कि ये जो बीमारी है मधुमेह, इसके अंदर क्या होगा, इंसान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होने लगता है, बीपी भी उसको आने लगती है। इसलिए कि भाई जब ग्लूकोज का लेवल, शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो चूंकि वो एक ऊर्जा का रूप है ग्लूकोज शुगर, तो वो ऊर्जा हम कामों में खर्च नहीं कर पा रहे, इतना ज्यादा ग्लूकोज शुगर हो गया, तो जब काम में खर्च नहीं हो पाता है तो वो गुस्से के जरिए से बाहर निकल जाता है। अब इसमें क्या होगा कि बार बार यूरिनेशन होगा, पेशाब होगा, क्योंकि वो भी शुगर वाला मीठा पेशाब होगा, उसमें शुगर मौजूद होगा। ठीक है। और साथ ही साथ देखिएगा तो प्यास भी बहुत लगेगा, थकान भी होगा। प्यास क्यों लगेगा भाई, क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है, लगातार पेशाब हो रही तो वाटर लॉस हो रहा है तो प्यास लगेगा, है ना, वेट लॉस होने लगेगा। तो ये सारी चीजें मधुमेह रोग के अंदर देखी जाती है। अब अगर मधुमेह रोग से बचना है, अब इसको खत्म नहीं कर सकते, ये रोग को, अगर एक बार ये रोग हो गया तो ये खत्म नहीं होगा। अब इसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्या करना है कि आपको शुरुआत में लगातार एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होनी है, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, तो वो क्या होगा, फिजिकल एक्सरसाइज करने में इस्तेमाल हो जाएगा, फिर वो लेवल डाउन आ जाएगा। या नहीं तो इंसुलिन की, आर्टिफिशियल इंसुलिन की इंजेक्शन लेनी होगी।
इंसुलिन का इंजेक्शन लीजिएगा, फिर इंसुलिन इंजेक्ट किया जाएगा, तो क्या होगा, वो जाकर ग्लूकोज, बढ़े हुए ग्लूकोज और शुगर को नीचे लेकर आएगा। ठीक है। हाँ, एक और कंडीशन है कि अगर ये इंसुलिन हार्मोन ये तो कम स्रावित हो रहा था या नहीं स्रावित हो रहा था, तो ये कंडीशन आया मधुमेह वाला, डायबिटीज वाला। अगर ये ज्यादा स्रावित होने लगे, इंसुलिन हार्मोन आवश्यकता से ज्यादा आ गया, तो अगर इंसुलिन हार्मोन बहुत स्रावित होने लगेगा तो ग्लूकोज का लेवल बहुत नीचे आ जाएगा, आवश्यकता से कम हो जाएगा ग्लूकोज का लेवल, क्योंकि इंसुलिन तो ग्लूकोज को कम करता है ना। तो बहुत ज्यादा इंसुलिन आ गया तो ग्लूकोज का लेवल बहुत नीचे चला जाएगा, ये ग्लूकोज को बहुत नीचे ले जाएगा, तो ये भी एक स्टेज हो जाती है, इसमें इंसान कोमा में चला जाता है, यानी कि शॉक में चला जाता है, समझे कि नहीं। जैसे कभी किसी को इंसुलिन का इंजेक्शन लग रहा है, ज्यादा डोज चला गया, तो क्या हो गया, वो इतना ज्यादा ग्लूकोज को नीचे ला देगा कि इंसान कोमा में चला जाएगा, शॉक में चला जाएगा, समझे कि नहीं। हाँ, इस टाइम पर उसे क्या होगा, कैंडी वैंडी मीठा चॉकलेट्स देंगे तो फिर वो क्या होगा, शुगर लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा। ओके ना, तो ये तो इंसुलिन की बात थी। दूसरा है अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन हार्मोन। अभी ग्लूकागॉन हार्मोन का सिंपल काम ये होता है कि कम ग्लूकोज को बढ़ाकर नॉर्मल लेवल तक लेकर आना, और सोमैटोस्टैटिन ये दोनों के स्रवण को, इसके कार्य को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल लैंगरहैंस की दीपिकाएं, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये उससे निकलने वाले हॉर्मोन्स हैं, ये जिसका मैंने फंक्शन बताया, और ये अंतःस्रावी ग्रंथि कोशिकाएं ही होती है, और ये 3 टाइप की कोशिकाएं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से कवर करके रखना इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले अंतःस्रावी ग्रंथि की तरफ। जो एड्रिनल ग्रंथि है, ये हमारे दोनों किडनी के ऊपर धसी हुई होती है, टोपीनुमा आकार की होती है। अब इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होती है, स्रावित होती है, वो है एड्रिलिन हार्मोन, जो कि एड्रिनल ग्रंथि से निकलती है। ये हार्मोन कब रिलीज होती है, जब हम किसी आपातकालीन स्थिति में हो, जैसे कि कहीं पे आग लग गया, कोई हमें सदमा पहुंच गया, बहुत ज़्यादा मतलब सदमा लग रहा है, सैडनेस की अवस्था है, तो ये आपातकालीन स्थिति में स्रावित होता है ये हार्मोन। और ये हार्मोन स्रावित होकर करता क्या है, हमारे रक्त के अंदर जो है शुगर लेवल को ये इंस्टेंट बहुत बढ़ा देता है, और जब बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ जाता है रक्त के अंदर, तो हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिल जाता है, और उस ऊर्जा के इस्तेमाल से हम वो स्थिति से लड़ते हैं, फाइट करते हैं, और उससे हम बाहर निकल जाते हैं। इसलिए इस हार्मोन को हम लोग फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक लड़की है, उसको हम कहते हैं कि भाई इस मोहल्ला का एक चक्कर लगाओ, तो लड़की क्या बोलेगी, नहीं नहीं हमसे तो नहीं होगा, मैं थक जाती हूँ, मैं नहीं लगा पाऊंगी। लेकिन क्या होगा, जब इसी लड़की के पीछे कटा हुआ कुत्ता लगा दिया जाएगा, तो अब ये क्या करेगी, बचने के लिए मोहल्ले का 4 चक्कर लगा देगी। आखिर ये कैसे हुआ, इसलिए हुआ कि उस लड़की के लिए ये एक खतरनाक सिचुएशन था, आपातकालीन सिचुएशन था, टफ सिचुएशन था। तो इस सिचुएशन के आते ही उसके रक्त में एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित हो गया। अब ये हार्मोन उसके रक्त में क्या हुआ, शुगर लेवल को इंक्रीज कर दिया, जिससे उसको बहुत ऊर्जा मिला, और उस ऊर्जा के इस्तेमाल से वो सिचुएशन से लड़ी, भागी और उभर गई। ठीक है, आप लोग गेम खेलते होंगे, पबजी गेम में आप एक इंजेक्शन कलेक्ट करते होंगे, वो एड्रेनलिन इंजेक्शन होती है। वो जो एड्रेनलिन इंजेक्शन होती है, जब आप कभी डैमेज आपको मिल जाता है, ओपोनेंट से, एनिमी आपको डैमेज दे दिया, तो आप एड्रेनलिन इंजेक्शन मारते हो, और फिर से आप एक्टिव हो जाते हो, फिर फाइट करने के लिए चले जाते हो। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन एक्चुअली में आपको ब्लड के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज कर देता है, जिससे आपको अधिक ऊर्जा मिल जाती है, और उस सिचुएशन से आप लड़ पाते हो, समझे कि नहीं, आप फिर उभर पाते हो। इसलिए इस हार्मोन को हम लोग फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये ग्रंथि का लोकेशन, इसका कार्य समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट ग्रंथि के ऊपर। तो अब हमारे पास जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, वो है पीयूष ग्रंथि, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारे मस्तिष्क के अंदर हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। अब इससे जो हार्मोन निकलता है वो है वृद्धि हार्मोन, यानी कि ग्रोथ हार्मोन है। अभी जो ग्रोथ हार्मोन, ये जो वृद्धि हार्मोन, इसका काम यही है कि हमारे शरीर का ग्रोथ करता है, हमारे मांसपेशियों का, हमारे हड्डियों का विकास करता है, जिससे हमारा ग्रोथ होता है, हमारे हाइट का ग्रोथ होता है। अब अगर ये हार्मोन कम स्रावित हो रही है, यानी इस हार्मोन की हाइपोसिक्रेशन है, कम स्रावित हो रही है, तो एक बीमारी हो जाएगी जिसको हम कहते हैं बौनापन। इसमें एक इंसान का हाइट बहुत कम रहता है, इतना बड़ा वो इंसान होगा, या इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा रह जाता है, ये बौनापन है। क्यों हुआ, क्योंकि वृद्धि हार्मोन कम स्रावित हुई। अगर ये वृद्धि हार्मोन ज्यादा स्रावित हो जाती है, यानी वृद्धि हार्मोन की हाइपर सिक्रेशन होती है, तो भी एक बीमारी हो जाएगी उसे, जिसे हम कहेंगे गिगैंटिज्म, भीमकायत्व। इसमें इंसान आवश्यकता से बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, नॉर्मेलिटी से बहुत ज्यादा ये लंबा हो जाता है, अमिताभ बच्चन से भी 1 गुना अधिक मान लीजिए, यानी अमिताभ बच्चन से भी काफी ज्यादा लंबा हो जाता है इस बीमारी के अंदर वो व्यक्ति। तो ये दोनों ही बीमारी वृद्धि हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन की वजह से होता है। उम्मीद करते हैं कि ये ग्रंथि कहाँ पर, ये समझ में आया होगा, और इससे कौन सी हार्मोन निकलती है और उसका क्या फंक्शन है, कम से कौन सी बीमारी हो जाएगी, ज्यादा से कौन सी बीमारी होगी। चलते हैं अगले अंतःस्रावी ग्रंथि की तरफ।
अब जो हमारे पास ग्रंथियां हैं वो है यौन ग्रंथियां यानी सेक्सुअल ग्लैंड्स है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वृषण के ऊपर। ये वृषण जो है नर जनन अंग है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण करता है, यानी शुक्राणु कोशिका का निर्माण करता है। लेकिन साथ ही साथ ये एक हार्मोन भी बनाता है जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। अब ये हार्मोन क्या करता है कि मेल के अंदर यानी पुरुषों के अंदर जो है ये गौण लैंगिक लक्षण यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि बियर्ड का आना, मूंछ का आना, बाजुओं में हेयर्स का आना, बाल का आना, जो प्राइवेट अंग है वहाँ पे हेयर्स का आना, शुक्राणुओं का निर्माण, प्राइवेट पार्ट्स की ग्रोथ, जो भी ये गौण लैंगिक लक्षण उसका नियंत्रण करता है वृषण। ये एक अंग है, साथ साथ अंतःस्रावी ग्रंथि जैसा काम भी करता है, तो ये एक हार्मोन भी रिलीज करता है एज इट इज। फीमेल के अंदर बात किया जाए तो अंडाशय ये एक मादा जनन अंग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये साथ साथ अंतःस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है, एक हार्मोन भी रिलीज करता है ये, जिस हार्मोन को कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये हार्मोन फीमेल के अंदर यौन आचरण को कंट्रोल करता है, जैसे कि उसके अंदर भी हेयर्स का आना, प्राइवेट पार्ट के पास हेयर्स का आना, बाजुओं में हेयर्स का आना, और साथ ही साथ देखा जाए तो अंडाणु कोशिका के डेवलपमेंट में, उसकी मैच्योरिटी में मदद करना, साथ ही साथ मासिक चक्र यानी पीरियड्स वगैरह का कंट्रोल, जो भी यौन आचरण है, जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है यानी गौण लैंगिक लक्षण है, वो सभी का कंट्रोल करता है ये एस्ट्रोजन हार्मोन। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा।